नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रकाश मेहरा। आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक राष्ट्रीय एकीकरण के सम्मुख राष्ट्रीय एकीकरण या हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के सम्मुख उपस्थित समस्याओं का अध्ययन पूर्व वीडियो से कर चुके हैं। पहले हमारा मुख्य समस्या थी आतंकवाद, दूसरी हमारी समस्या थी जातिवाद, तीसरी हमारी समस्या थी धर्म और सांप्रदायिकता, और चौथी हमारी जो समस्या थी वो थी क्षेत्रीयतावाद, और पांचवी और अंतिम जो हमारी समस्या थी मिली जुली या फिर गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार का अध्ययन। ये चार समस्याओं को हमने पूर्व में कर लिया। गठबंधन या मिली जुली सरकार का जो अध्ययन है वो अब हमारा चल रहा है। आज जो हमारा गठबंधन सरकार का अध्ययन चल रहा है, हमने गठबंधन सरकार के कुछ टॉपिकों का अध्ययन किया था, कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, जिसमें कौन सी थी संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें हमारा पहला था संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक होती है एक दलीय और दूसरी होती है बहुदलीय या फिर मिली जुली या फिर गठबंधन। संसदीय शासन व्यवस्था में हमने पहले बिंदु का अध्ययन किया। संसदीय शासन व्यवस्था एक दलीय सरकार और मिली जुली सरकार, या फिर हम इसको गठबंधन की सरकार कह सकते हैं। फिर हमारा दूसरा इसमें था, क्या था? मिली जुली सरकारों के लक्षण। मिली जुली सरकारों के लक्षण या गठबंधन सरकारों के लक्षण। गठबंधन सरकारों के लक्षण या मिली जुली सरकारों के लक्षण को हमने 5 बिंदुओं में किया, 6 बिंदुओं में किया। इनका हमें यह समझने को मिला कि लक्षण और विशेषताएं क्या होती है, किस सरकार को हम मिली जुली सरकार कहते हैं। यह था हमारा मिली जुली सरकार के लक्षण। उसके बाद था गठबंधन या फिर मिली जुली सरकार या फिर गठबंधन के प्रतिमान अर्थात रूप कौन कौन से हैं, गठबंधन की सरकार के रूप कौन कौन से हैं। इसमें हमने 4 रूपों की बात की। एक तो एक दल का प्रधानता वाला, एक दो समान विरोधी गठबंधन, तीसरा निषेधात्मक गठबंधन जिसमें एक के साथ अकेश रूप से सारे दल हो जाते हैं, चौथा हमारे राष्ट्रीय सरकार। ये हमने 4 गठबंधन की सरकारों के प्रतिमान पढ़े थे, प्रतिमानों का अध्ययन कल किया था। अब फिर उसके बाद हमने किया था भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार। फिर हमारा पॉइंट था, बिंदु था भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मिली जुली सरकारों का अध्ययन या गठबंधन सरकार का अध्ययन कितने भागों में किया जा सकता है। भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकारों का अध्ययन हम कितने रूपों में कर सकते हैं, कौन कौन से रूपों में कर सकते हैं भारतीय राजनीतिक संदर्भ में, ये बिंदु कल हमने अध्ययन किया था। इसमें हमने 2 सत्रों में अध्ययन किया था। इसमें हमने 2 सत्रों का अध्ययन किया था, 2 पार्टों में हमने अध्ययन किया था। कौन कौन से 2 सत्र हैं?
कौन कौन से दो सत्र है? भारत में दो संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें हैं। दोनों प्रकार की सरकारें संसदीय ढांचे के अनुरूप है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर, राज्य विधानसभा और केंद्र स्तर पर लोकसभा। तो इसलिए हम दोनों सरकारें अलग अलग बनती हैं। तो इसलिए राज्यों में मिली-जुली सरकार और केंद्र में मिली-जुली सरकार का दो भागों में हो जाएगा। राज्यों में मिली-जुली गठबंधन, राज्यों में मिली-जुली गठबंधन सरकार, एक हमारा अध्ययन पॉइंट रहेगा राज्यों में मिली-जुली गठबंधन सरकार। दूसरा हमारा अध्ययन रहेगा केंद्र में मिली-जुली गठबंधन, केंद्र में मिली-जुली गठबंधन सरकार। यानी दो प्रकार की सरकारें भारत में बनाई जाती है संसदीय शासन व्यवस्था में, एक तो राज्य स्तर पर और एक केंद्रीय स्तर पर। तो इसमें हमें दो स्तरों में इसका अध्ययन हो जाएगा, एक तो राज्यों में मिली-जुली सरकार और एक केंद्र में मिली-जुली सरकार। राज्यों में मिली-जुली सरकार पहले हम पहला अध्ययन करते हैं। पहले हमारा पहला अध्ययन रहता है राज्यों में मिली-जुली सरकारें। राज्यों में मिली-जुली सरकारें, राज्यों में मिली। पहला हमारा अध्ययन ये रहेगा, पहला हमारा अध्ययन का बिंदु ये रहेगा कि राज्यों में आज तक मिली-जुली सरकारें कौन कौन सी थी। राज्यों में आज तक मिली-जुली सरकारें कौन कौन सी रही, इसका अध्ययन हमें करना है। राज्यों में जो मिली-जुली सरकार है इसका अध्ययन हम दो भागों में कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में 1952 में पहले आम चुनाव हुए पूरे देश में, 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए पूरे देश में, 1962 में तीसरे आम चुनाव हुए पूरे देश में, जिसको हम लोकसभा का चुनाव या पूरे देश का चुनाव कहते हैं। चौथा हमारा चुनाव 1967 में हुआ। 1922 तक के जो चुनाव हुए, तीन आम चुनाव में गठबंधन की सरकारों का बोलबाल न के बराबर था। तीन चुनाव जो हुए थे इनमें गठबंधन की सरकारों का बोलबाल न के बराबर था, और चौथे आम चुनाव के बाद गठबंधन की सरकारों का बोलबाल बहुत मात्रा में हुआ। तो हम इसको दो भागों में अध्ययन करेंगे राज्यों में मिली-जुली सरकार का। नंबर 1, चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व राज्यों में मिली-जुली सरकार। चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व, चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व राज्यों में मिली-जुली सरकारें। एक हमारा अध्ययन राज्यों में जो मिली-जुली सरकारें हैं उनमें एक अध्ययन हमारा ये रहेगा चतुर्थ आम चुनाव से पहले की मिली-जुली सरकार। दूसरा यानी हमारा 1967 से पूर्व कहां मिली-जुली सरकारें थी। दूसरा पॉइंट ये रहेगा चतुर्थ आम चुनाव के बाद राज्यों में मिली-जुली सरकारें। यानी जो राज्यों में मिली-जुली सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, उनका दो पॉइंटों में अध्ययन रहेगा 1967 से पहले और 1967 के बाद। 1967 के बाद यानी हमें जो राज्यों में मिली-जुली सरकारों का अध्ययन है, राज्यों में जो गठबंधन की सरकारों का अध्ययन है, ये हमें दो भागों में करना है। एक तो चतुर्थ आम चुनाव से पहले की सरकारें, कौन सी सरकारें? गठबंधन की सरकारें। दूसरा चतुर्थ आम चुनाव के बाद की गठबंधन की सरकारें। चतुर्थ आम चुनाव से पहले भारतीय राजनीति में केरल राज्य एक विवाद था, केरल राज्य एक अपवाद था जहां मिली-जुली सरकार थी।
यानी चतुर्थ आम चुनाव से पहले की हम बात करते हैं तो केरल राज्य इस दृष्टि में अपवाद रहा कि 1967 से पूर्व भी कांग्रेस केरल में कभी भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई। परिणाम यह रहा, जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उसका परिणाम यह रहा कि केरल में मिली जुली सरकार का गठबंधन हुआ। लेकिन अपवाद स्वरूप स्थिति थी, ये अपवाद स्वरूप स्थिति थी क्योंकि चौथे आम चुनाव से पहले पूरे देश में एक छत्र कांग्रेस का राज था। केरल के प्रसंग में एक तथ्य यह है कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान द्वारा केरल में मिली जुली सरकारों या केरल में साम्यवादी सरकार को निरंतर गिराने की चेष्टा की गई और मिली जुली सरकारों का अस्तित्व, मिली जुली सरकारें राजनीतिक अस्थायित्व का कारण ही बनी। हम भारत की राष्ट्रपतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है, 352, 356 और 366। इसमें जब अध्ययन करते हैं हमें तो सबसे ज्यादा केंद्र सरकार ने अगर केरल राज्य की सरकार को, कांग्रेस सरकार ने केरल राज्य की सरकार को गिरा के 356 का उपयोग किया तो सबसे ज्यादा केरल राज्य में किया है। ये हमने राष्ट्रपतिक शक्तियों में अध्ययन किया था। दूसरा जो हमारा बिंदु है, एक बिंदु हमने कर लिया कि चतुर्थ आम चुनाव से पहले केरल राज्य विवाद था, केरल राज्य अपवाद था जहां मिली जुली सरकारें बनी और उन मिली जुली सरकारों को भी कांग्रेस द्वारा गिराने की चेष्टाएं की गई और उसके परिणाम स्वरूप वहां अस्थायित्व रहा, स्थायी सरकार नहीं बन पाई। दूसरा हम बात करते हैं चतुर्थ चुनाव के बाद के राज्यों सत्र में, चतुर्थ चुनाव के बाद राज्यों की मिली जुली सरकारें या गठबंधन की सरकारें। चतुर्थ चुनाव, चौथे आम चुनाव पूरे देश में फरवरी 1967 में हुए, फरवरी 1967 में प्रारंभ हुए। चतुर्थ आम चुनाव से पहले केंद्रीय सरकार तथा अधिकांश राज्य सरकारों में, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज था, कांग्रेस की सत्ता थी सभी राज्यों। लेकिन विशेष बात यह थी कि कांग्रेस विरोधी मत, कांग्रेस के जो विरोधी मत थे वो इस चुनाव में, इन चुनावों से पूर्व भी गिरते गए थे। तो ये जब स्थिति थी कि चतुर्थ आम चुनाव के बाद की स्थिति थी तो कांग्रेस एक छत्र राज था, लेकिन एक विशेष बात यह थी कि कांग्रेस विरोधी मत विपक्षी दलों में विभाजित हो जाते थे। लगभग 45% मतों के आधार पर कांग्रेस भारी बहुमत प्राप्त कर लेती थी क्योंकि सामने वाले वोट थे डिवाइड हो जाते थे। किंतु 1962 के चीन चुनावों के हाथों, चीन युद्ध के हाथों भारत की पराजय, लगातार बढ़ती हुई महंगाई, पंडित नेहरू के बाद कांग्रेस का प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव आदि कारणों से कांग्रेस के जन समर्थन में भारी कमी आ रही। इन परिस्थितियों में डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद या कांग्रेस विरोधी संयुक्त मोर्चे की नीति का प्रतिपादन करते हुए जितने भी कांग्रेस के विरोधी दल है ना, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया डॉक्टर लोहिया ने। कांग्रेस विरोधी दल को एक दूसरे को समीप लाने के प्रयत्न प्रारंभ किए। डॉक्टर लोहिया के इस कार्यक्रम में आंशिक सफलता भी मिली। EPW कोस्टा के शब्दों में चतुर्थ आम चुनाव के बाद चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय जनता द्वारा मतदान के आधार पर क्रांति लाने का कार्य किया गया। लोकसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या 361 से घटकर 281 रह गई, अर्थात बहुमत जो है केंद्र सरकार में प्राप्त करने के लिए 272 लोग चाहिए, 272 से कुछ ही ज्यादा रहा। यह डॉक्टर लोहिया के प्रयत्नों के परिणाम से हुआ, डॉक्टर लोहिया के प्रयत्नों से हुआ। भारतीय संघ में 17 में से लगभग आधे राज्यों की स्थिति बनी कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं था। कांग्रेस क्षीण बहुमत प्राप्त था, थोड़ा बहुमत प्राप्त था, जो कुछ सदस्यों के दल बदल के बाद समाप्त हो गया। इन राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें, सुविधा सरकारें बनी जो कॉन्ट्रैक्ट में बनी के आपस में 2-4-5 दलों ने मिलती। 1967 से 70 के काल में हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और पंजाब की सरकारों में इस प्रकार की सुविधा या मिली जुली सरकारों का गठन किया गया। ये था हमारा राज्यों में मिली जुली सरकार का। राज्यों में जो मिली जुली सरकार थी, किन किन भागों में हमने अध्ययन किया, ये हमारा राज्यों में मिली जुली सरकार का अध्ययन। नेक्स्ट जो हमारा रहता है, नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा मिली जुली सरकारों का कार्यकरण। मिली जुली सरकारों का कार्यकरण। मिली जुली सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं? 1967 से 70 के काल में तथा उसके बाद जब जब मिली जुली सरकारों का गठन हुआ, तब इन सरकारों का नाम, तब इन सरकारों का गठन सरकार के भागीदार दल कई दलों से मिलकर विचारों की समानता का आधार नहीं था। उन कई दलों का आपस में विचारों की समानता नहीं थी, वरना उनका एक ही उद्देश्य था, कांग्रेस विरोधी नाम, यानी सारे दल इस रूप में एकत्रित हो जाते थे कि कांग्रेस का विरोध करना है। एकमात्र इस गठबंधन का उद्देश्य यह रहता था, एकमात्र इस गठबंधन का उद्देश्य था कि सत्ता प्राप्त करना। परिणाम, इन सरकारों ने राजनीतिक अस्थायित्व और दिशाहीन शासन के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। इस प्रसंग में कुछ राज्य सरकारें अवश्य ही अपवाद रही। ये अपवाद रही जो स्थायी सरकारें दी गई, उनमें थी केरल में 1980 से 2000 की गठित सरकारें, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा की सरकारें, उड़ीसा की स्वतंत्र पार्टी जन कांग्रेस सरकार। इन सरकारों की तुलनात्मक दृष्टि में इन सरकारों का उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और केरल को दूसरे सरकारों की अपेक्षा सफल सरकार कहा जा सकता है। बंगाल और केरल का उदाहरण इस दृष्टि से अपवाद है, इन राज्यों में एक दलीय सरकार तो नहीं थी, लेकिन इन राज्यों में ऐसी दलीय गठबंधन की सरकारें थी कि जिनका गठबंधन चुनाव पूर्व हुआ और जिनमें भागीदारी में वैचारिक साम्य की स्थिति में अधिकांश अंशों में थी। इस दृष्टि से एक दलीय सरकार के समकक्ष हो जाती है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि मिली जुली सरकारों का उद्देश्यपूर्ण तथा सक्षम शासन स्थायित्व नहीं दे पाई। जनता ने मिली जुली सरकारों के संबंध में यही अनुभव किया कि 1967 के राज्य सरकारें मिली जुली सरकारों के दौर के बाद 1971 के लोकसभा चुनाव में, 1972 के विधानसभा चुनाव में एक दल सत्ता कांग्रेस में स्पष्ट बहुमत था, कुछ राज्यों में 2/3 से अधिक बहुमत भी पारित किया। यद्यपि ये सरकारें अपने कामकाज पर खरी नहीं उतरी। जुलाई 2017 में 9 राज्यों में गठबंधन की सरकार कार्य कर रही है। नेक्स्ट अगला बिंदु जो हमारा है, अगला बिंदु है कि इन सरकारों की विशेषताएं क्या है। गठबंधन की सरकारों की विशेषताएं, गठबंधन की सरकारों की विशेषताएं, गठबंधन की सरकारों की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, या गठबंधन की सरकारें किस प्रकार कार्य करती हैं। गठबंधन की सरकारों की लक्षण और विशेषताओं की हम बात करते हैं, या लक्षण और विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहला आता है गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकार। इन सरकारों का एक उद्देश्य था गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकारें, गैर कांग्रेसवाद पर आधारित सरकारें। ये जितनी सरकारें थी, इन सारी सरकारें गैर कांग्रेसवाद पर आधारित थी। 1967 से 70 तथा 1970 से 79 में राज्य सरकार पर मिली जुली सरकारों का एक गठन एक निश्चित किंतु निषेधात्मक आधार पर हुआ था।
निषेधात्मक आधार पर हुआ था, और वो निषेधात्मक आधार यह था कि गैर कांग्रेस अर्थात कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना। निषेधात्मक आधार पर गठित होना इन सरकारों की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, यानी इनमें आपस में वैचारिक एकता थी या नहीं थी, आपस में सिद्धांत एक थे या नहीं थे, पर इनका उद्देश्य एक था कि गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस को सत्ता से दूर करना। जब ऐसे उद्देश्य से सरकार की जाती है, जब उनके सिद्धांत एक जैसे नहीं होते, तो इस प्रकार की सरकारें स्थायी नहीं हो सकती। दूसरा है सरकार के भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। दूसरी जो विशेषता है, दूसरी जो मुख्य बात यह है कि इस प्रकार की सरकारों में वैचारिक एकता का अभाव होता है। मिलीजुली सरकारों के भागीदार दल समान विचारधारा से जुड़े हुए और समान धर्म हो तो मिलीजुली सरकारें एक दृढ़ रूप से कार्य कर सकती है, क्योंकि वो समान विचार तो थे नहीं, समान धर्म नहीं था उनका, तो एक ही धर्म था कि कांग्रेस को सत्ता से दूर। जब इस प्रकार की सरकारें हैं, तो इस प्रकार की सरकार तो समान उद्देश्य और समान धर्म नहीं होने के कारण इन प्रकार की सरकारों में वैचारिक एकता का अभाव रहता है। लेकिन इन मिलीजुली सरकारों में भागीदारी दल समान धर्मी नहीं थे, समान विचार वाले नहीं थे, विचारधारा की एकता में जुड़े हुए नहीं थे। इन मिलीजुली सरकारों में वामपंथी, मध्यम मार्गी, दक्षिणपंथी सभी सम्मिलित थे, यानी उनका उद्देश्य एक ही था, कांग्रेस को सत्ता से दूर करना। ये सरकारें विद्यमान और कार्यक्रम की एकता से रहित, इनमें कोई विद्यमान विचार धर्म कुछ नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, उनसे रहित ऐसी सरकारें थी जो कि अवसरवाद पर आधारित गठबंधन था। नंबर 3, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का आवास। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा का आवास। तीसरी जो मिलीजुली सरकारों की विशेषता यह है कि संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल की सर्वोच्च इकाई होती है और मुख्यमंत्री उसका प्रधान होता है। लेकिन इन मिलीजुली सरकारों में मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री दोनों को ही आघात पहुंचाने वाली स्थिति थी। मिलीजुली सरकारें वाले अधिकांश राज्यों में समन्वय समिति की व्यवस्था की गई थी और समन्वय समिति में सुपर कैबिनेट की भांति मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के आदेश निर्देश देती थी। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन राज्य के विधायकों से नहीं बल्कि समन्वय समिति से किया जाता था। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री असक्त हो गए और प्रशासन को प्रभावशाली नेतृत्व न दे पाए। मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को निरंतर दबाव और प्रतिदबाव की स्थिति का सामना करना पड़ता था। नंबर 4, संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण। इस प्रकार की गठबंधन की सरकारें पूर्ण रूप से संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण करती थी। संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल आचरण था। संसदीय शासन व्यवस्था में हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें मंत्रिमंडल सामूहिक सिद्धांत उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करने की आशा की जाती है। लेकिन इन मंत्रिमंडलों ने कभी भी सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का पालन नहीं किया। मंत्रियों द्वारा न केवल अपने मतभेद सार्वजनिक व्यक्त किए जाते वरना मंत्री एक दूसरे की आलोचना भी करते। इन सरकारों में भागीदार दलों का आचरण देखते हुए यह स्पष्ट हो गया कि इन दलों और व्यक्तियों में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभ्यास नहीं है। कुछ राज्यों में मंत्रियों ने घोर
उत्तरदायी आचरण का परिचय दिया था। वे सरकार में और सरकार के विरुद्ध आंदोलन में जुटे थे। इन सरकारों में गठन और कार्यकरण में संसदीय शासन व्यवस्था के सिद्धांतों की घोर अवहेलना की गई। इस प्रकार हम जो विशेषता है, ये 4 विशेषता हम आज की है, प्रैक्टिकल करेंगे। हमारा जो टॉपिक एक बार ध्यान से देख लेते हैं। बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, शीर्षक राष्ट्रीय एकीकरण और भारतीय राज्य व्यवस्था के समस्याओं में 5 समस्याएं मुख्य है: आतंकवाद, जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद और मिलीजुली सरकार। अब मिलीजुली सरकारों की हम बात करते हैं तो मिलीजुली सरकारों में हमने जो अध्ययन किया कि संसदीय शासन व्यवस्था एकदलीय या बहुदलीय या मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकारों के लक्ष्य, मिलीजुली सरकारों के प्रतिमान हमने 4 किया: 1 दल वाला, 2 समान प्रतिनिधित्व वाला, निषेधात्मक और राष्ट्रीय सरकार। फिर हमने भारतीय राजनीतिक मिलीजुली सरकारों को 2 भागों में विभाजन किया: एक राज्य में मिलीजुली सरकार, एक केंद्र में मिलीजुली सरकार। अभी जो हमारा राज्य चल रहा है, राज्य में मिलीजुली सरकार है। राज्यों में मिलीजुली सरकार को 2 भागों में बांटा: चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व और चतुर्थ आम चुनाव के बाद। चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व सिर्फ केरल देश का हुआ था, उसके बाद भारत के अधिकांश राज्य में मिलीजुली सरकार हुआ। तो फिर मिलीजुली सरकारों का कार्यकाल किया। फिर हमारे मिलीजुली सरकारों की विशेषता थी, विशेषताओं में एक विशेषता थी ये सारे के सारे क्या कांग्रेसवाद पर आधारित सरकार है। दूसरा, सरकार में भागीदारों में वैचारिक एकता का अभाव। तीसरा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री प्रतिष्ठा कम हुई। और चौथा है संसदीय सिद्धांतों के प्रतिकूल। संसदीय सिद्धांत ये है कि सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, जबकि गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं है कि सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सरकारों ने संसदीय शासन व्यवस्था के महत्व को कम किया है। थैंक यू, धन्यवाद।